नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए फेसबुक लाइव करना चाहता था, लेकिन किसी तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा इसको वीडियो बना के करता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो आज का विषय है वो ओबीसी के क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की पूरी सच्चाई को बताना। और अभी जो हाल में 11-12 मार्च को 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक न्यायिक स्पष्टीकरण आया है इस विषय पर, उसके पूरा जो इतिहास है, इसका जो संविधान है, डीओपीटी के नियम, लोगों में भ्रम क्या है, सच्चाई क्या है, विवाद क्या है, उसको लेकर आज पूरी ये चर्चा रहने वाली है। मैंने नोट्स बनाए हैं, बीच बीच में रेफ़र करूँगा ताकि विषय से इधर-उधर ना जाऊँ। और बहुत इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ा भ्रम है इसको लेकर, और साफ-साफ क्लैरिटी नहीं है। तभी तो बार-बार सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें आना पड़ता है, जो केस किए जाते हैं, और वो समय-समय पर स्पष्टीकरण देते हैं। कुछ नया कानून नहीं बनाते हैं, जो पहले से 1993 के डीओपीटी के जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बना है कि कौन क्रीमी लेयर होगा, कौन नहीं होगा, किसको रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसी में, किसको नहीं मिलेगा, ये सब रूपरेखा उसमें ऑलरेडी है। उसके बाद भी लोगों को भ्रम होता है और मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में इसका लाभार्थी है वो इससे वंचित रह जाता है, क्योंकि सच्चाई लोगों को नहीं पता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक-एक बिंदु को चर्चा करें। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरा सुनिएगा तभी मज़ा आएगा। इसका पूरा इतिहास कहाँ से क्या हुआ और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, वो सब रहेगा। तो जो आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ ये संवेदनशील भी है, और सच कहूँ तो उससे कहीं ज़्यादा इसमें गलतफ़हमियों से ये घिरा हुआ है। ओबीसी का क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जिसको ओबीसी सीएल और एनसीएल बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जिससे ये क्लैरिटी हो। जैसे कि ओबीसी का क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर क्या है? ओबीसी संविधान में कहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है? 1990 में क्या हुआ? 1992 में क्या हुआ? 1993 में क्या हुआ? डीओपीटी के नियम क्या हैं? डीओपीटी बार-बार आप सुनते हो, ऑफिस मेमोरेंडम सुनते हो, जो कि इसका आधार है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका फ्रेमवर्क है, ढाँचा जहाँ से तैयार हुआ है, वो क्या है? किसकी आय जुड़ती है, किसकी आय नहीं जुड़ती है? जो 8 लाख रुपए का जो सच है, वो क्या है? 8 लाख रुपए का नियम क्या है इसमें? ग्रुप ए, बी, सी, डी का क्या मतलब है? और सबसे महत्वपूर्ण, जो मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें ऐसा आखिर क्या कहा गया है? तो आज कोशिश करेंगे कि आधी-अधूरी बात नहीं होगी, पूरी पूरी बात होगी, और सारी बात फैक्ट्स पे होगी, और जिससे सुनने के बाद हर किसी को लगे कि हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें तो विषय समझ में आने लग गया है। तो शुरुआत करता हूँ मैं ओबीसी क्रीमी लेयर में। आजकल जो सबसे ज़्यादा बातें सुनाई देती हैं, वो क्या है? तो लोग कहते हैं कि 8 लाख से ऊपर आए मतलब क्रीमी लेयर। जो जो मतलब आम जनमानस में जो धारणा है, वो क्या है? जब तक हम किसी बीमारी को नहीं समझेंगे, तब तक उसका इलाज भी संभव नहीं है। तो जनमानस में है कि 8 लाख से ऊपर अगर आय है, तो आप क्रीमी लेयर हो। पूरे परिवार की इनकम जोड़ दी जाती है, और अगर संयुक्त परिवार में है, तो चाचा, चाची, भाई, बहन, दादा, दादी, उन सब की आय भी जोड़ दी जाती है। भाई कमाता है तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी वाला अगर कोई इंसान है तो वो क्रीमी लेयर है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम बना दिया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही चीज़ है। इस तरीके के लोग सोचते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये विषय इतना आसान होता, तो क्या इतने सालों से बहस चल रही होती? सोचिए, जिसको एक 1953 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट जो आयोग बना था ओबीसी का, काका कालेलकर का, उसके बाद 1979 में दूसरा बैकवर्ड कमीशन बना, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, और उसके बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की 2 सिफारिशें लागू करी। 92 में सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ। 93 में डीओपीटी ने फ्रेमवर्क तैयार किया,
और अभी 2026 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पे डीओपीटी इनके अलग अलग गाइडलाइंस या जो इनकम है उसको रिवाइज करते रहते हैं। जैसे शुरुआत में जब 93 में आया था तो 1 लाख वार्षिक आय के साथ शुरू हुआ था, फिर 1 लाख से 2.5 लाख, फिर 4 लाख, 6 लाख और 2017 में 8 लाख है जो आज तक चल रहा है। और फिर मंडल आयोग बनाया गया। फिर 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 1992 का जो केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें सोचिए 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है जबकि एक बहुत बड़ा जटिल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मुद्दा आ जाता है उसके लिए बैठती है, और उसमें मिनिमम 5 जजेस होते हैं और सब ऑड नंबर में होते हैं, यानी 5, 7, 9, 11 ऐसे चलते रहते हैं। आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो आई थिंक 30 या 31 है, अगर CGI को मिला लें तो 31 है। तो सोचिए उस समय 9 जजेस की बेंच बैठी थी और बार बार सरकार को ऑफिस मेमोरेंडम निकालने पड़ते हैं, और 2026 में सुप्रीम कोर्ट को यह स्पष्ट करना पड़ता है कि सिर्फ आय देखकर आप क्रीमी लेयर तय नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो ये विषय इतना पेचीदा है और आम आदमी को कुछ भी बरगला दिया जाता है कि भाई वो 8 लाख से ऊपर है या भाई बहन की आय जोड़ दी गई, इस तरीके से करके समाज में भ्रम पैदा कर दिया जाता है। और उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल में जिसको एक्चुअल में इसका वो लाभ चाहिए वो इसी भ्रम में वो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो OBC सर्टिफिकेट होने से ही काम नहीं बनेगा। OBC सर्टिफिकेट के साथ अगर रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जिसको NCL का सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर वो नहीं है तो आप बेशक OBC हैं लेकिन आप जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। और जनरल कास्ट में तो वैसे भी EWS है लेकिन आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ आय मुद्दा नहीं है, आय एक फैक्टर है ये चेक करने के लिए कि कौन क्रीमी लेयर होगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सामाजिक न्याय का, प्रतिनिधित्व का जिसको रिजर्वेशन कहते हैं या रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था का, प्रशासनिक व्याख्या का और सामाजिक वास्तविकता का। तो संविधान का मूल दर्शन क्या है? सिर्फ समानता स्थापित करना नहीं है, वास्तविक समान अवसर भी देना है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और तो भारत का संविधान क्या कहता है कि सब बराबर हैं, कानून की दृष्टि से सब बराबर हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि हमारे समाज में पहले से भी असमानता है, यानी कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग पहले से बहुत आगे निकल चुके हैं, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये जो खाई हैं, मतलब जो सदियों से पीछे हैं या कुछ लोग सदियों से आगे हैं, किसी के पास पहले से शिक्षा है या थी, किसी के पास वो अवसर ही नहीं मिले शिक्षा लेने का, कुछ लोग सत्ता में थे, हैं, और कुछ का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उस सत्ता में, उससे बाहर है। तो इसलिए संविधान ने बोला कि भाई सिर्फ और सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं है, एक विशेष अवसर भी देना है। यही कारण था कि संविधान ने राज्य को यह शक्ति दी कि आप सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़े हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए एक विशेष प्रावधान करिए जिससे वो मुख्य धारा में आए, और यहीं से OBC का आरक्षण का संवैधानिक आधार उत्पन्न होता है। तो संविधान में OBC के लिए क्या है? संविधान में लोग पूछते हैं कि भाई OBC उसमें कहाँ लिखा है? तो OBC एज सच नहीं लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC के रूप में लिखा हुआ है, यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं वो OBC हैं या SEBC हैं, और वो उसको आर्टिकल 15(4) में ये डिफाइन किया गया है, जो कि राज्य को अधिकार देता है कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करे। ये आर्टिकल 15(4) यानी 15(4) में है। और 15(5) में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान या आरक्षण का संवैधानिक आधार देता है 15(5) में। 16(4) क्या बताता है? आर्टिकल 16(4) यह सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान देता है। और आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति को यह शक्ति देते हैं कि वह पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए जांच के लिए आयोग का गठन करें,
कमीशन का गठन करें, यानी बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करें। और आर्टिकल 338 बी उस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आधार देता है, और आर्टिकल 342 ए जो सेंट्रल बैकवर्ड क्लास की जो सूची है, लिस्ट है, उसके ढांचे का महत्वपूर्ण प्रावधान इससे जुड़ा है। तो जो लोग कहते हैं ओबीसी बस सरकार की देन है, उन्हें यह समझना चाहिए कि इसका संवैधानिक आधार बहुत मजबूत है। तो जो चीज़ संविधान में है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी जो संविधान सभा थी, उसमें हर एक विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा होती थी, और वहाँ एक कॉमन कंसेंसस था कि अगर किसी मुद्दे पे सहमति या असहमति रखनी है तो तर्कों के आधार पर डिबेट होगी, और जिसका तर्क सॉलिड होगा उसको माना जाएगा, उसके हिसाब से वोटिंग होती थी। तो यहाँ पिछड़े वर्गों पर संविधान सभा की क्या सोच थी, उस पर मैं 2 मिनट रखने वाला हूँ अपनी बात। कि संविधान सभा ने यह समझा था कि भारत एक विशाल और मतलब इसमें डाइवर्सिटी है, ये एक अपने आप का अलग है, जिसमें कि औपचारिकता यानी औपचारिक समानता से ये नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें बहुत पहले से ही असमानताएं हैं। तो कुछ ऐसे विशेष कदम उठाने पड़ेंगे जो पहले से पीछे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनको आगे लाने के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से ये अपनी दृष्टि रखी थी, मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इनका ये था कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, असमान लोगों के साथ दूसरे तरीके का व्यवहार करके उनको भी समान इक्विटी की तरफ लाया जाए। तो जो वास्तविक रूप से समानता तभी आएगी जो पीछे छूट गए उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिया जाए। तो संविधान सभा की ये बहस थी कि विशेष प्रावधान उनको दिए जाएं या नहीं। पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन है पिछड़ा, और उसके बाद उनको प्रावधान दिए जाएं या नहीं दिया जाए। तो सभी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, सोशल जस्टिस के लिए यानी सामाजिक न्याय के लिए राज्य को विशेष व्यवस्था करने का अधिकार होना चाहिए। तो अब यह आता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्यों जरूरी हुआ, क्योंकि जब संविधान सभा ने और संविधान ने मान लिया कि जो पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, उनको विशेष अवसर दिया जाए, तो अब ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि भाई कौन वो लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं। इसके लिए आयोग गठन किया जाए, जो कि आर्टिकल 340 के तहत होता है। तो इसमें सबसे पहला जो आयोग बनाया गया वो 1953 में, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, और काका कालेलकर जो कि उस समय के मतलब सोशल मतलब आप क्रांतिकारी कह सकते हैं, समाज सुधारक कह सकते हैं, वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, और उसका मकसद था कि आप सोशल और एजुकेशनल आधार पे जो पीछे हैं उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए क्या करना चाहिए वो सिफारिशें दीजिए। तो 53 में आयोग बना, और मेरे हिसाब से 55 में आयोग ने रिपोर्ट दे दी, और इसका जो मेन आधार था इसका वो जाति के आधार पे उन्होंने एक आइडेंटिफाई करी थी, और ओबीसी का लिस्ट दिया था, जिसमें जिनकी रिपोर्ट में ये था कि जो मुख्य सिफारिशें थी वो जाति को पिछड़ेपन का मुख्य आधार माना था इन्होंने, और तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 70% रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी के लोगों को दिया जाए, और सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% का आरक्षण की सिफारिश करी, और पिछड़े वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय, और सभी तरीके की महिलाएं चाहे वो किसी भी जाति या धर्म की हो उनको ओबीसी में रखा गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगा कि जाति आधारित जो मान्यता से विभाजन और बढ़ सकता है, तो वो ठंडे बस्ते में रिपोर्ट चली गई। तो 53-55 ठंडे बस्ते में चली गई। फिर आता है मंडल आयोग, जिसने भारत की राजनीति, समाज और प्रशासन को पूरी तरीके से बदल दिया, और ये बात है सन 1979 यानी 1979 को। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई
की सरकार थी जनता पार्टी से, और वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनको हम बीपी मंडल कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, समाज सुधारक थे, बहुत ओजस्वी थे, उनकी अध्यक्षता में आयोग बनाया जिसको मंडल आयोग कहते हैं 1979 में। और उनका मुख्य उद्देश्य था कि आप पहचान करिए कि पिछड़े वर्ग कौन है और उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कीजिए और ये बताइए कि राज्य को उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो आयोग ने कई सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक संकेतकों के आधार पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। ये जाति के आधार पर नहीं था, मगर अगर आप देखें कि SC/ST को हटाने के बाद भारत में ऐसी कोई जाति नहीं है जो कि OBC में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि जो उसका आधार था वो सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं उनको OBC में रखा गया। तो लगभग 6000 जातियों का आइडेंटिफाई करके रखा गया और जो इनकी जो सिफारिशें थी वो 11 सिफारिशें थी और उन 11 सिफारिशों में मुख्य थी कि OBC को 27% का आरक्षण दिया जाए, जो कि काका कालेलकर आयोग में भी था। तो सोचिए 79 में मोरारजी की देसाई की सरकार में ये रिपोर्ट दी गई, फिर ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। 53 में कहानी शुरू हुई थी फर्स्ट आयोग से और सेकंड आयोग 1979 में बना, फिर रिपोर्ट चली गई, अगले 10 साल के लिए फिर ठंडे बस्ते में चली गई। अब आता है साल 1990 का, जिसमें जनता पार्टी की सरकार होती है और जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं श्री VP सिंह जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। तो उनकी सरकार में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया। 11 सिफारिशें थीं जिसमें से सिर्फ 2 सिफारिशों को लागू किया गया और एक तबका आंदोलन कर बैठा। तो जो 2 सिफारिशें थी, एक थी कि OBC को 27% का सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए और जो प्रमोशन में उनको रिजर्वेशन दिया जाए, यानी पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाए। तो 1990 में ये क्रीमी लेयर का सिद्धांत नहीं था OBC में, तो OBC को आइडेंटिफाई कर लिया गया, OBC को बताया गया कि OBC को 27% का आरक्षण दिया जाए और मूल क्रक्स यही था कि OBC को 27% का आरक्षण दिया जाए। तो बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ या हर घटना को आंदोलन से जोड़कर ऐसा दिखाया गया कि आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है, समर्थन या विरोध में न्यायिक लड़ाई शुरू हो गई। फिर हम पहुंचते हैं 1992 में, 1992 में, जिसमें कि एक लैंडमार्क केस जिसको हम मंडल के केस के नाम से भी जानते हैं, और वो था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आरक्षण के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है 1992। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनवाई हो रही थी उसमें 9 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, यानी 9 जजेस की संविधान पीठ थी जिन्होंने ये मामला को सुना और 6-3 से, यानी 6 जजेस ने ये निर्णय दिया और 3 ने इसके विरोध में थे, यानी 6-3 से ये जजमेंट आया था, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें थी। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो VP सिंह सरकार ने आरक्षण 27% OBC को दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से मान्य नहीं है, इसको लेकर ये केस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मेजॉरिटी से माना कि नहीं, जो OBC को 27% का आरक्षण दिया गया है वह संवैधानिक रूप से सही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। और दूसरा पॉइंट था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल बना कि जो ये आरक्षण दिया जा रहा है वो ओवरऑल आरक्षण वो 50% से सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारे संविधान में नहीं है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या मंडल केस से जो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वहाँ से इसका सिद्धांत निकला था, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल रखा गया था और जिस तरीके से डिफाइन किया गया था, क्योंकि उस समय तमिलनाडु में ऐसा था कि 50% से ऊपर ऑलरेडी था और उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था कोर्ट में, ठीक है। तो ये हुआ, कैपिंग हुई, 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा था कि OBC के अंदर क्रीमी लेयर को बाहर किया जाएगा, यानी अभी OBC में कुछ तबका ऐसा है जो कि
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे निकल चुका है, आर्थिक रूप से आगे निकल चुका है, तो उसको हम आरक्षण नहीं देंगे, यानी एक क्रीमी लेयर को इससे बाहर कर दिया गया। चौथा, जो पदोन्नति में यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन था उसको हटा दिया गया। ये 4 चीज़ें इसके निकल के आई और क्रीमी लेयर की अवधारणा यहाँ से सशक्त रूप से सामने आ गई। ओबीसी के क्रीमी लेयर यानी 1992 में आ गई। 1990 में नहीं थी, 1992 जो केस हुआ उसमें आ गई। और इस क्रीमी लेयर की मूल सोच क्या थी कि इसकी जो सीमा है, इसको कैसे डिफाइन किया जाए क्रीमी लेयर को, तो सिर्फ इनकम को इसका आधार नहीं माना गया। इनकम एक फैक्टर था, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर थे जिसमें ये देखना था कि सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से वो समाज कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, उनके माँ बाप की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, अगर वो जॉब करते हैं उनका सामाजिक स्तर क्या है, तो ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। वो मतलब मेन उद्देश्य था कि आरक्षण का लाभ उनको मिले जो कि एक्चुअल में आरक्षण के हकदार हैं, उनको नहीं मिले जो ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं। तो वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर यानी ओबीसी के अंदर भी एक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई। तो मतलब इस सिद्धांत का जो क्रक्स था ये कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन तक पहुँचे जो एक्चुअल में इसके हकदार हैं, वास्तविक लोग हैं। फिर 1993 में सरकार ने क्रीमी लेयर के, अब संविधान ने तो सिद्धांत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दे दिया, अब ये लागू कैसे हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कैसे बने, इसके लिए सरकार ने DOPT जो कि 1993 को एक महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम से जारी किया और जो कि 36,012 उसका जो मतलब फाइल सीरीज थी वो 36,012 थी और फाइल का क्रम था 22 और सन 1993 एस्टेब्लिशमेंट और SCT जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से जुड़ी प्रशासनिक शाखा है जो सेवा संबंधित आरक्षण मामलों को देखती है या देखती थी। इसी ऑफिस मेमोरेंडम ने बताया कि किनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा और किनको नहीं रखा जाएगा। तो DOPT पूरा क्या है, थोड़ा शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं। तो DOPT बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है जिसको कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कहते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन यानी कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही संबंध है, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के उसमें ही आता है जो कि केंद्र सरकार की HR पॉलिसी का विभाग है। तो ये केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों से जुड़े उनके नियम, उनकी भर्ती, सेवा शर्तें और प्रशिक्षण वगैरह ये सब देखते हैं, मतलब HR पॉलिसी विभाग कह सकते हो। तो क्रीमी लेयर पहचानने के जो मूल आधार थे वो उसी ऑफिस मेमोरेंडम से आए जो कि DOPT ने 1993 में बनाए थे, जिसमें उन्होंने बोला कि माता पिता का पद यानी पोजीशन और स्टेटस देखिए, यानी वो उच्च सरकारी संवैधानिक पदों पर हैं तो उनके बच्चों को समानता क्रीमी लेयर में माना जाएगा। माता पिता का पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आय क्या है, ये देखा जाएगा। तीसरा, माता पिता की आय देखी जाएगी। आय सीमा भी महत्वपूर्ण है लेकिन वो एक अकेला मानदंड नहीं है। अब कौन कौन से पद क्रीमी लेयर में आते हैं, तो जैसे कि संवैधानिक पद पे है या बहुत हाई क्लास एडमिनिस्ट्रेटिव पद पे है जिसमें ग्रुप A क्लास 1 ऑफिसर, ग्रुप B क्लास 2 ऑफिसर, ग्रुप C क्लास 3 ऑफिसर, ग्रुप D क्लास 4 ऑफिसर, ये सब आते हैं। तो ये क्या है, तो क्लास A में आपके उच्च प्रशासनिक श्रेणी आएंगे, IAS, IPS, IFS, IRS, वरिष्ठ केंद्रीय सेवाएं, और ग्रुप B में मध्यम स्तर के अधिकारी आते हैं जैसे कि आपके तहसीलदार हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, सेक्शन ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट लेवल गजेटेड ऑफिसर, ये ग्रुप B है। तो ग्रुप A और ग्रुप B के जो लोग हैं उनके बच्चे एक तरीके से आपके क्रीमी लेयर में आएंगे, और ग्रुप C, ग्रुप D यानी क्लास 3, क्लास 4 वाले ऑफिस के लोग वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो ग्रुप C में क्या है, जैसे क्लर्क हो गए, टैक्स असिस्टेंट हो गए, यानी जो SSC का जो एग्ज़ाम होता है उसके तहत जो लोग हैं, टेक्नीशियन, कांस्टेबल टाइप के लोग, ये ग्रुप C में आएंगे। और ग्रुप D में जो आपके प्यून, हेल्पर, नॉन टेक्निकल, ये सहायक श्रेणियाँ, ये सब इसमें आएंगे। लेकिन लोग अक्सर मान लेते हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब क्रीमी लेयर, ऐसा नहीं है। तो ग्रुप A, ग्रुप B के तो ठीक है क्रीमी लेयर आएंगे, ग्रुप C, ग्रुप D, क्लास 3, क्लास 4 ये लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, ठीक है, ये नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। और वह
अलग अलग स्थिति जो मानदंड है, आय, उनका जो सामाजिक स्तर, उनका पेशा, वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब के आधार पे ये माना जाएगा। अब जो सबसे बड़ा भ्रम है कि 8 लाख की आय है मतलब क्रीमी लेयर, और इसी पॉइंट पर सबसे ज़्यादा भ्रम है, सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बहस होती है, और इसको एक लाइन में लोग निपटा देते हैं कि 8 लाख से ऊपर मतलब क्रीमी लेयर, लेकिन ये एक अधूरा है और ये बहुत ही बड़ा भ्रामक है, भ्रामक निष्कर्ष है। क्योंकि आय का प्रकार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक फैक्टर नहीं है, उसमें माता पिता का पद बहुत महत्वपूर्ण है, माता पिता की जो पेशा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी जो सेवा स्थिति है उसका विस्तार है वो महत्वपूर्ण है, और सामाजिक प्रशासनिक स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आय का नियम सिर्फ एकमात्र सत्य नहीं है। अच्छा, एक और भ्रम है कि किसकी आय जोड़ी जाती है, तो ये भी पूछा जाता है कि क्या भाई की आय उसमें जुड़ जाती है। मान लो एक संयुक्त परिवार है जिसमें भाई भी है, बहन भी है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, ये सब लोग हैं, तो क्या सबकी आय जुड़ी जाती है? तो नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ माता पिता की स्थिति को ही देखा जाता है। आपके चाचा चाची, भाई बहन, आपकी खुद की, वो सब नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता की आय देखी जाती है। और जॉइंट फैमिली होने के बावजूद पूरे परिवार को नहीं गिना जाता है, यानी भाई बहन की आय नहीं जोड़ी जाएगी, चाचा ताऊ ताया, संयुक्त परिवार की कुल आय, उम्मीदवार जो अपना खुद एप्लीकेंट है जो ये भर रहा है फॉर्म किसी भी उसमें, उनकी भी नहीं जोड़ी जाएगी। तो जॉइंट फैमिली का जो भ्रम है, मान लीजिए पिता की आय 5 लाख रुपए है और चाचा की आय 20 लाख रुपए है, यानी टोटल जो परिवार की संयुक्त आय होगी 25 लाख रुपए हो गई, तो क्या क्रीमी लेयर में आ जाएंगे? नहीं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के संदर्भ में ये मामला इतना सीधा नहीं है। इसमें सामान्य प्रशासनिक दृष्टि से माता पिता की स्थिति को देखा जाता है, पूरे कुटुंब की संयुक्त आय को नहीं देखा जाता है। कैंडिडेट की खुद की आय को जोड़ी जाती है? नहीं जोड़ी जाती। मान लीजिए कैंडिडेट जैसे बेटा बेटी जो भी हैं वो खुद 10 लाख रुपए कमा रहे हैं और उन्होंने कोई फॉर्म भरा है, तो ये कहता है कि आपके पेरेंटल सोशल बैकग्राउंड को संदर्भ में लिया जाता है, आपकी आय नहीं देखा। जैसे कई बार होता है कि आप एक नौकरी में काम कर रहे हो जिसमें आपकी सालाना आय 10 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन आपका जो माता पिता का जो स्टेटस है सोशली, एजुकेशनली, और उसके तहत वो नॉन क्रीमी लेयर में ही आएंगे। तो इसलिए उम्मीदवार की अपनी आय समांतर निर्णायक मानदंड नहीं होती है। ग्रुप सी की मान लीजिए कर्मचारी है, उसकी 12 लाख रुपए सैलरी है, तो क्या वो आएंगे? तो वो भी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे, क्योंकि कई सारे मानदंड है ना जो कि देखे जाएंगे, और पद और श्रेणी देखी जाती है। तो अब यहीं पे 2026 का जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो व्याख्या की है, तो उन्होंने यही स्पष्टीकरण दिया है। क्या बोला गया है पूरा जजमेंट जो इम्पोर्टेंट है 2026 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, मैं ज़रा एक बार देखता हूँ, तो उसमें उन्होंने बोला है कि महत्वपूर्ण बात को बार बार दोहराया है और स्पष्ट किया है कि केवल पेरेंटल इनकम को आधार बनाकर ओबीसी क्रीमी लेयर को तय नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ आप आय मत देखिए उनकी, आप ये देखिए कि उनकी जो सेवा की स्थिति है, यानी जो जॉब है या जो उनका पेशा है, जो उनकी पद है, वो भी देखिए और सबको समग्र रूप में देखिए। अलग अलग वर्गों के साथ भेदभावपूर्ण कृत्रिम अंतर नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई पीएसयू में है और कोई प्राइवेट कंपनी में है, तो ये इस तरीके से नहीं मान लिया जाएगा कि वो पीएसयू में है तो वो क्रीमी लेयर है, और प्राइवेट कंपनी में है मान लीजिए 20 लाख का पैकेज है तो वो क्रीमी लेयर में मान लिया जाएगा। नहीं, उनको भी उसी तरीके से देखा जाएगा। जो ये 4-5 फैक्टर हैं, पेरेंटल का सोशल स्टेटस और उनकी जो जॉब या उनकी जो एजुकेशनल, वो सब मैटर देखने के बाद डिसाइड होगा कि वो क्रीमी लेयर में है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की दृष्टि से ये टिकाऊ नहीं है, और अभी जो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्योंकि उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया था,
तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपने गलत किया है, ये क्रीमी लेयर में नहीं है, ये नॉन क्रीमी लेयर में है, इसलिए इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया नियम नहीं बनाया, जो पहले से नियम है उसी को स्पष्ट रूप से सामने रखा है। तो ये बहुत लैंडमार्क है जजमेंट। तो अगर हम इसको देखें कि पहले क्या था और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके बाद क्या हुआ है, तो कई विभाग के अधिकारी जो ये NCL का सर्टिफिकेट देते हैं वो इनकम बेस्ड को इंटरप्रेट करके दे देते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। तो बोला गया है कि ऐसा करना कानूनी रूप से गलत है। और 8 लाख की जो पूरा सच है वो बताया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी का एक हिस्सा है, पूरा नहीं है। उसमें आय का जो समझते थे वो बताया गया कि भाई स्टेटस, पोस्ट, प्रोफेशन और इनकम, ये सब पूरा देखिए तब डिसाइड करिए। क्या अच्छा जो ये अधिकारी हैं गलत तरीके से क्रीमी लेयर डिसाइड करते तो उस पर कोई सज़ा है? नहीं, उसका कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। उसकी रेमेडीज़ हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपील करिए, आप उसको करेक्शन करवाइए, रिप्रेजेंटेशन सर्टिफिकेट को करेक्शन कराइए, ट्राइब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कीजिए, जैसे अभी 2026 में आया। क्रीमी लेयर के सबसे बड़े मिथक क्या हैं? तो 15 ऐसे मिथक मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ जो कि मिसकंसेप्शन है सोसाइटी में और जिसकी वजह से लोगों को सही जानकारी नहीं होती और वो बेचारे वो सर्टिफिकेट या आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो 8 लाख से ऊपर क्रीमी लेयर होगा, ये एक अकेला मानदंड नहीं है, यानी कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है। दूसरा है OBC आरक्षण गरीबों के लिए है, ये भी गलत है क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो पिछड़े हैं उनके लिए। पूरे परिवार की आय जोड़ते हैं, ये गलत है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माता पिता की स्थिति को ही देखा जाता है। क्या भाई की सैलरी जुड़ेगी? नहीं। क्या उम्मीदवार की अपनी आय जुड़ती है? नहीं। हर सरकारी कर्मचारी का बच्चा क्रीमी लेयर है, यह सच नहीं है। जो अलग क्राइटेरिया और हैं वो भी देखा जाता है, पद, स्टेटस, पेशा। और जॉइंट फैमिली है तो क्या सबकी आय जुड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसान हमेशा NCL में आएगा? ऐसा भी नहीं है। कई बार मामला जटिल होता है तो वो सारे चीज़ों को समग्र रूप से देखने से ही होता है। OBC और EWS एक ही है? ऐसा भी नहीं है क्योंकि दोनों का संवैधानिक आधार अलग अलग है। OBC में 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर है, यानी उसको रिजर्वेशन से हटाया जाता है। और EWS में 8 लाख तक की इनकम है उसको आरक्षण दिया जाता है। तो दोनों एकदम अपोजिट हैं, बस 8 लाख की लिमिटेशन है, यानी एक को 8 लाख के बेसिस पे बाहर किया जा रहा है, एक को 8 लाख के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो EWS जो रिजर्वेशन है वो जनरल कास्ट के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और OBC का जो आरक्षण है वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन है उसके लिए दिया जाता है। OBC में जाति के आधार पे नहीं है, इकोनॉमिक के आधार पे नहीं है। ठीक है। 1992 का जो क्रीमी लेयर था वो 1992 में शुरू हुआ था और उसका जो सिद्धांत आया था। और एक जो मिसकंसेप्शन है कि जो NCL का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन गया तो क्या जीवन भर चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लगभग हर साल बनता है, यानी उस साल में जो भर्तियाँ होंगी उसमें वो चल जाएगा। और कोई भी भर्ती होती है या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है जहाँ एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो ये लेटेस्ट ही मांगा जाता है। SC/ST पर क्रीमी लेयर है? नहीं, ये नहीं है। SC ये सिर्फ और सिर्फ OBC में है। TOPT रूल कोई मायने नहीं रखते हैं, एक्चुअल में ये गलत है। और क्योंकि आधार ही वही है, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने का आधार ही है DOPT। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में सब कुछ बदल दिया, बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया नियम नहीं लाया, जो गलतफहमी थी उनको बस दूर किया और सिद्धांत को और स्पष्ट किया। एक फार्मूला सब पर लागू होता है, ये सबसे बड़ी गलती है इसमें। OBC और EWS का फर्क ठीक से समझिए, ये बेहद जरूरी है। OBC का आधार है सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड और EWS का आधार है इकोनॉमिक वीकर। 50% आरक्षण की सीमा का क्या सच है? तो 50% आरक्षण की सीमा लाई गई थी कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन 2019 में जो EWS आया, शायद मैंने अभी बीच में 2017 बोल दिया था, लेकिन 2019 में जो EWS आया है उसने
2022 में जो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था उसको अपहोल्ड कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये दिया जा सकता है। ठीक है, तो संसद और न्यायपालिका के बीच कैसे सीमा तय होती है वो इसको 2022 में बता दिया गया। 2019 में 10% दे दिया गया था EWS को, तो यानी वो 50% से तो एक्सीड कर गई ना, जो 50% की लिमिट थी। तो सरकार ने संविधान में संशोधन करके ये EWS में 10% का आरक्षण किया था। रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। पिता IAS अधिकारी हैं तो बच्चा समानता क्रीमी लेयर में होगा। अगर IAS अधिकारी हैं OBC में तो वो क्रीमी लेयर में होंगे। पिता ग्रुप C कर्मचारी हैं और सैलरी 12 लाख रुपए है तो तुरंत सैलरी देखकर ये नहीं डिसाइड किया जाएगा कि CL है, और भी चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, पिता निजी डॉक्टर है, यानी कि वो डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, उनकी आय 12 लाख से ऊपर है तो ये क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, फीस हैं, इनका रेंटल इनकम है। पिता 5 लाख, चाचा 20 लाख, संयुक्त परिवार, तो चाचा की आय को इसमें निर्णायक आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है, उम्मीदवार खुद 10 लाख कमा रहा है, माता पिता कमजोर पृष्ठभूमि से हैं तो वो क्रीमी लेयर में नहीं होगा, NCL का ही आधार बनेगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। अब अगर मैं एक समरी कहूँ तो भारत में OBC का जो आरक्षण है उसका जो संवैधानिक आधार है वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। मंडल आयोग ने OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। 1990 में इसे लागू किया गया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में OBC के जो 27% का आरक्षण है उसको सही और वैध ठहराया। 50% की सीमा का सिद्धांत दिया, रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाएगा। OBC के भीतर एक क्रीमी लेयर हटाने की बात कही। 1993 में DOPT ने क्रीमी लेयर पहचानने के प्रशासनिक नियम बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क बनाया, और इन नियमों में माता पिता का पद, पेशा और आय को महत्वपूर्ण मानकर उसके हिसाब से क्रीमी लेयर को डिफाइन किया गया। सिर्फ 8 लाख रुपए जो एनुअल इनकम है उसको देखकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। भाई, चाचा, संयुक्त परिवार, उम्मीदवार की खुद की आय, ये सब उतनी सरल नहीं है जितनी सोशल मीडिया में बताई जाती है। और 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि इनकम अलोन कैन नॉट बी सोल डिटर्मिनेंट, यानी इनकम को ही देखकर आप सीधे सीधे ये नहीं बता सकते। तो साथियों, आज ज़रूरत क्या है, जो भ्रम है, मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या आधी अधूरी अधकचरी नॉलेज होती है उसको समाज में सही जानकारी कैसे आए उसकी ज़रूरत है। संविधान को समझने की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को समझने की ज़रूरत है, सरकारी नियमों को सही रूप से पढ़ने की ज़रूरत है, और सामाजिक न्याय को सिर्फ एक स्लोगन के रूप में नहीं, उसके स्ट्रक्चर को भी समझने की ज़रूरत है। और OBC क्रीमी लेयर का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 8 लाख से ऊपर कौन है, यानी कौन 8 लाख से वार्षिक आए। इसका मेन सवाल होना चाहिए कि आरक्षण का लाभ उनको मिले जो एक्चुअल में जिनकी ज़रूरत है। तो ये तब तक होगा जब तक कि जो ये भ्रम है उसको दूर नहीं किया जाएगा और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो OBC क्रीमी लेयर सिर्फ इनकम की गिनती नहीं है, वो संविधान में सामाजिक न्याय और प्रशासनिक व्याख्या का एक संयुक्त प्रश्न है। और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ये फ्रूटफुल रहा होगा। और जैसे OBC NCL का सर्टिफिकेट, तो इसके क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं। OBC का सर्टिफिकेट अलग है, OBC NCL का सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट एक जाति प्रमाण पत्र है, जबकि जो NCL सर्टिफिकेट है यानी नॉन क्रीमी लेयर, वह यह प्रमाणित करता है कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं। इसका मतलब आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सिर्फ OBC सर्टिफिकेट से आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। OBC NCL का सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी होता है? जो कि केंद्रीय सरकारी नौकरियों में आवेदन करना चाहते हैं, या UPSC, SSC, बैंकिंग एग्ज़ाम में देना चाहते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश लेना चाहते हैं, या IIT NIT जैसे संस्थानों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ इसकी ज़रूरत है। और आय सीमा क्या है? 8 लाख से वार्षिक आय लागू मानी जाती है, जिसमें गैर कृषि आय है, जैसे रेंटल इनकम
या कोई ऐसी इनकम जो फिक्स है, जो प्रॉपर्टी से आ रही है, या कोई आपका बिजनेस है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ माता पिता की आय देखी जाती है, उम्मीदवार की नहीं देखी जाती। कृषि आय को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्या निजी नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों को इसमें मिलता है, तो वो भी इसमें एनसीएल मिलता है, कोई बाधा नहीं है। वो बस वो जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आना चाहिए। और ग्रुप ए बी सी डी वो सारा कुछ है। ऑनलाइन बन सकता है, ऑफलाइन बनवा सकते हैं। आवेदन करने में कितना समय लगता है? लगभग 2 से 3 सप्ताह, अगर आपने सब फॉर्मेलिटी पूरी कर ली है। कौन एनसीएल सर्टिफिकेट जारी करता है? तो आपके तहसीलदार हो गए, एसडीएम हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और अन्य अधिकृत राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, वो आपको एनसीएल का सर्टिफिकेट देते हैं। और ये लगभग हर साल बनवाना पड़ता है, या जो भी आप लेटेस्ट भर्ती या जहाँ भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नौकरी देने जा रहे हैं तभी का माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार बनवा लिया तो वो सदा देखा जाता है, क्योंकि लगभग 3 साल का एवरेज लिया जाता है। 3 साल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आप एनसीएल में हैं कि नहीं है, एवरेज इनकम। और मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक मैंने ये जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर आप कोई त्रुटि हो जाए, कोई फैक्चुअल मैंने कुछ गलती करी है, तो आप बताइएगा, तो मैं इसमें सुधार कर लूँगा। और कोशिश करूँगा इसी विषय पर कभी फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं इसका लोगों को और जागरूक करूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।